नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे। अभी जैसे आपने सुना होगा कि राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में होने वाला है, यूपी होने वाला है और ऐसे करके सभी राज्यों में होने वाला है। तो इस बारे में हम बहुत कम समय में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। हमारी जो चर्चा का उद्देश्य है वो जो आपके क्वेश्चन होते हैं जनरली कि कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, क्यों तो आपको पता होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप पूछेंगे आपकी बात हम क्यों सुने, तो मेरा नाम राजन तिवारी है। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अभी वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इससे पहले मैंने हरियाणा पीएससी में भी एग्ज़ाम निकाला था। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, असिस्टेंट प्रोफेसर छोड़िए, कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, तो उसका गोल्डन ट्रायंगल होता है। पहली चीज़ होती है PYQ। PYQ मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के प्रश्न पत्र। इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। दूसरी चीज़ होती है सिलेबस, मतलब आपको सिलेबस, वो जो बोलते हैं ना कि बाई हार्ट होना चाहिए, आपके दिमाग में, दिल में सिलेबस होना चाहिए। और तीसरी होती है बुक लिस्ट, मतलब कौन कौन सी किताबों को पढ़ना है। हम इसकी चर्चा एक एक करके करेंगे। पहली चीज़ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले सालों के क्वेश्चन। तो आपका सवाल यही होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब क्या, कौन सा क्वेश्चन हम करें। तो पहला प्रीवियस ईयर है स्टेट पीएससी के क्वेश्चन। स्टेट पीएससी के मतलब आप जैसे छत्तीसगढ़ का दिलाना चाह रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो पिछले सवाल आए हैं वो आप कर लीजिए। इसके अलावा आपके जो आसपास के पीएससी जो एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, राजस्थान पीएससी में होता है, गुजरात में होता है, हरियाणा में होता है, हिमाचल में होता है, यूपी में होता है, हर जगह होता है, उड़ीसा में होता है, उनकी अपनी भाषा में होता है। तो जो भी पीएससी के सवाल हैं आप वो निकाल लीजिए। दूसरा, नेट जेआरएफ के सवाल निकाल लीजिए। नेट का एग्ज़ाम पिछले 20-22 सालों से हो रहा है लगातार, ऑब्जेक्टिव होता है, आप वो सवाल निकाल लीजिए। और तीसरा, जो अन्य राज्य जो अपना नेट के जैसे राज्य अपना सेट लेते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए। और कुछ हद तक यूपीएससी अगर आपको नहीं पता होगा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहले प्रीलिम्स जो है वो सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव पेपर होता था। तो पॉलिटिकल साइंस के भी करीब आपको 20 सालों के ऑब्जेक्टिव सवाल मिल जाएंगे यूपीएससी के, जो पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव सवाल हैं, पहले यूपीएससी में वही होता था प्रीलिम्स में, तो वो निकाल लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब पहले तो आप ये प्रीवियस ईयर निकाल लीजिए, फिर आपको दो काम करना है। पहला काम करना है रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब एक तो होता है आप पूरे सवाल याद कर लेंगे, लेकिन बस उतना ही नहीं करना है आपके पास, क्योंकि समय है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। जैसे कोई भी सवाल आया, बोला कि आपसे कहीं से भी ले लीजिए, आप मान लीजिए किसी चिंतक पे सवाल आया कि ये किताब किसने लिखी है, 4 ऑप्शन होंगे, हो सकता है उसमें से एक आंसर सही हो, मान लीजिए कार्ल मार्क्स उसका सही जवाब है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि यहाँ आके रुक जाते हैं। आप बोले कि ये सवाल है, दास कैपिटल किसने लिखी, मार्क्स, ख़त्म। लेकिन मार्क्स तो ऑप्शन ए में था, ऑप्शन बी भी रहा होगा, सी भी रहा होगा और डी भी रहा होगा। अब बी में मान लीजिए एंगल्स लिखा है, अब आप क्या करिए, एंगल्स को गूगल में सर्च करिए, ये अपनी किताब में पढ़िए। सी ऑप्शन में ग्रामसी लिखा है, तो आप ग्रामसी को सर्च करिए और देखिए कि ग्रामसी ऐसा क्या बात करता है। डी ऑप्शन में हेबरमास लिखा है, तो हेबरमास के बारे में पढ़िए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप एक सवाल पढ़ेंगे और आपके 4 सवाल तैयार हो जाते हैं, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये होता है, आप लोग हमारे नज़रिए से देखेंगे जैसे, और थोड़ा सा आप बोलते हैं ना कि सामने वाले के जूते में अपना पैर रखना। आप सोचिए कि जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसके पास भी कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि भगवान आए और बोले कि बेटा ये क्वेश्चन है पूछ लो। उनके पास प्रीवियस ईयर सवाल आते हैं और सिलेबस आता है। अब प्रीवियस ईयर सवाल में मान लीजिए अब उनको कोई तीसरी किताब पूछना, अब वो पूछे कि
कोई भी किताब बोले कि रिपब्लिक किसकी किताब है पूछे, अब उनको एक ऑप्शन तो सही है प्लेटो देना है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन भी तो उनको देना है। मेहनत कोई नहीं करना चाहता, तो हो सकता है वो पिछले साल का सवाल उठाएंगे और बाकी 3 ऑप्शन जो पिछले साल के हैं वो दे देंगे। अब आपको हो सकता है प्लेटो ना पता हो, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि एंगल्स ने नहीं लिखा, ग्रामसी ने नहीं लिखा, इसने नहीं लिखा, तो आप आंसर में आ जाएंगे। तो पहली चीज़, ये सभी जो सवाल आपको करना है स्टेट पीएससी के, नेट जेआरएफ के और अन्य स्टेट के सेट के और यूपीएससी के, इनकी आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। मतलब ये सवाल कहाँ से आए, उसके जो चारों ऑप्शन हैं उनका क्या क्या योगदान है, सभी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। कोई भी कुछ भी शब्द है सवाल में आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि मेरे को कोई प्रीवियस ईयर सवाल आया और उसमें कोई ऐसा चिंतक है जो मेरे को देख के लगा यार इससे पूछ लेता हूँ, तो फिर मैं उससे पूछ लूँगा। दूसरा क्या होता है कि जैसे कोई भी स्टेट पीएससी में सवाल बनाना है तो हम लोग ऑथेंटिक सवाल खोजते हैं। अब नेट से ज़्यादा ऑथेंटिक कहाँ का सवाल होगा बताइए, तो हम नेट से सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लिए। यूपीएससी से ज़्यादा अच्छा कहाँ का सवाल होगा। आपके जो एग्ज़ाम यूपीएससी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो आपका क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं ना, आज से 20 साल पहले वो यूपीएससी दिए होंगे, तो उनके पास वो पुरानी किताब होगी, आपके पास नहीं है, तो वो उससे बनाएंगे। तो उनके मेंटालिटी को आपको समझना है। दूसरी चीज़ है कि आपको ना प्रश्नों की प्रकृति को समझना है। इसका मतलब क्या होता है समझिए, कि जैसे पहला आपको समझना है कि प्रश्न ना किस एरिया से आ रहे हैं। एरिया मतलब कि जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल थ्योरी से कितने सवाल आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से कितने सवाल आ रहे हैं, आपके आईआर से कितने सवाल आ रहे हैं, इंडियन वर्ड से कितने सवाल आ रहे हैं। तो आपको ये समझना है कि कितने सवाल आ रहे हैं और किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए संविधान से 2 टाइप के सवाल आ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल आ सकता है, फैक्चुअल सीधा सीधा कि इस समिति में कितने सदस्य होते हैं, ये किसने कहा। और एक कॉन्सेप्चुअल आ सकता है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, कथन कारण। तो सवाल की जैसे मान लीजिए जो स्टेट पीएससी, जैसे अगर आप सीजीपीएससी की बात करेंगे, एमपीपीएससी की बात करेंगे, ये सीधे फैक्चुअल सवाल पूछते हैं। ये कब जिंदा हुआ, ये कब मरा, ये कब ये किया, किस सन में बुक लिखा, ये किसने कहा, वो किसने कहा। तो आपको ना फैक्ट पढ़ना है, ज़्यादा ध्यान आपको फैक्ट पे देना है। आप और किसी स्टेट का एक तैयार कर रहे हैं तो आप वो देख लीजिए कैसे सवाल पूछ रहे हैं। जनरली वो समिति के बारे में पूछते हैं कि ये समिति किससे संबंधित है, ये किसने कहा, ये क्या है, इसमें ये 3 में से क्या नहीं है। और एरिया आपको देखना है। जैसे हो सकता है संविधान से इस बार के सीजीपीएससी में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल आए थे, लेकिन बाकी सभी में फैक्चुअल आए थे। तो आपको ये समझना है कि किस एरिया से कैसे सवाल आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं। मतलब आपको पता रहना चाहिए कि संविधान से, और उस हिसाब से जैसे मान लीजिए 100 सवाल आते हैं, अब संविधान से अगर 25 सवाल आ रहे हैं तो आपको अपना 1/4 समय वहाँ देना है। अगर मान लीजिए लोक प्रशासन से 15 सवाल आ रहे हैं किसी एग्ज़ाम में, तो आपको समय वहाँ देना है। किसी एग्ज़ाम में आते ही नहीं तो समय नहीं देना है। मतलब जितना उस एरिया का वेटेज है उतना समय आपको देना है। यही मैं बोल रहा था, कुछ सवाल आते हैं फैक्चुअल, कुछ आते हैं कॉन्सेप्चुअल, तो आपको समझना है प्रकृति और उसी हिसाब से तैयार करना है। अगर फैक्चुअल सवाल आ रहे हैं तो फिर रटिए कि ये इस सन में पैदा हुए, ये किताब लिखे, इस सन में ये किताब लिखे, ये किताब ये थी। उसके बाद क्या करना है, आपको अपना मूल्यांकन करना है। देखिए, आपको मैं इसलिए बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, और ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़े उसका आंसर है हो गया ख़त्म। आपको ना बनाने की कोशिश करना है। ऐसी किताब लीजिए जिसमें तुरंत आंसर ना लिखा हो, लिखा भी हो तो छुपा लीजिए। और उसके बाद आप देखिए कि फिर आप अपने मन से उसमें टिक मारिए क्या सही है, और फिर आप अपना स्वमूल्यांकन करिए। स्वमूल्यांकन मतलब खुद का आपको मूल्यांकन करना है कि भाई कहाँ पे गलती हुई। आपको समझना है कौन सा एरिया मेरा मजबूत है, कौन सा एरिया मेरा वीक है, कैसी मेरे से गलती हो रही। कई बार क्या होता है, हम लोग सवाल पूछा कि इनमें से क्या सही नहीं है, नहीं दिखता ही नहीं हम लोग को, तो हम लोग क्या सही है करके आ जाते हैं। तो आपको ना यही समझना है पहले से। अगर आप जो गलतियाँ वहाँ जाके करोगे ना
वो अगर यहाँ कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक कोटेशन बोला जाता है कि इट इज़, मतलब ये अच्छा है कि आप घर में ही पसीना बहा लो, वहाँ जाके खून बहाने से अच्छा। तो आप घर में अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि वहाँ जाएंगे, मतलब युद्ध के संदर्भ में बोला जाता है कि युद्ध जाने से पहले ही अच्छे से मेहनत कर लो, नहीं करोगे तो वहाँ जाके फिर खून बहाना पड़ेगा। तो पूरी तैयारी आपको करना है और अपना मूल्यांकन करना है। आपको समझना है कि आपके सवाल कहाँ गलत हो रहे हैं, किस एरिया के गलत हो रहे हैं, किस टाइप से गलत हो रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, मेरे ही कई दोस्त हैं कि 4 ऑप्शन रहता है, इतने वो हैं कि पहला ऑप्शन देखे ना उनको लगता है यही सही है यार, फट से मार देते हैं। जबकि चौथा ऑप्शन रहता है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपरोक्त में से सभी। तीनों ऑप्शन सही था, चौथा करना था अपने को, पहले ही में मार देते हैं। तो आपको ये सब समझना है पहले से कि अच्छा भाई ये गलती मेरे से हो रही, ये नहीं करना है। तो इससे आपको प्रीवियस ईयर का फ़ायदा है। दूसरा क्या है कि देखिए मैक्सिमम लोग को ना, आपको लगता होगा कि इससे एग्ज़ाम निकल रहा है, ये है वो है। आंसर ना किसी से नहीं आता। ये जो कला है ना, प्रश्न से ही उत्तर निकालने की कला, वो आना चाहिए आपको, और वो आती है क्वेश्चन कर कर के। एक दोस्त था मेरा, वो मतलब उसका JRF नहीं हो रहा था, तो मेरे पास सवाल लेके आ जाता था, बोलता था भाई इसका बता। तो मैं बताता था यार ये आंसर है। तो मेरे से पूछता था कैसे सोचा तू, मतलब वो ना वो प्रक्रिया में ज़्यादा ध्यान देता था कि तू इस आंसर को कैसे सोचा। फिर हम लोग चर्चा करते थे, भाई मैं तो ऐसा सोचा, बोला मैं ऐसा नहीं ऐसा सोचा था, तो मेरा गलत हो गया। तो आपको ये जो क्वालिटी है ना, ऐसा मैं भी करता हूँ कई लोग से, मेरा गलत हो जाता है तो मेरे जिस दोस्त का सही होता है उससे पूछता था कि तू कैसे सोचा, वो बताता था कि मैं ऐसे सोचा। तो फिर मेरे को लगता था हाँ यार ऐसा सोचता तो मेरा भी सही हो जाता। तो आपको जो ये जो लॉजिकल गेसिंग है ना, कि कोई भी सवाल आया, कुछ भी आया, जैसे यहूदियों के बारे में सवाल आया, अब आपको नेतन्याहू पता है कि वो तो अभी राष्ट्रपति है, तो वो तो यहूदियों के लिए बहुत कोई काम पहले नहीं किया होगा। या कुछ भी, हिटलर आपको पता है कि वो तो मारा था यहूदियों को। तो आपको ना गेस करना है कि यार ये तो नहीं हो सकता। और ऐसा गेस जब करने लगेंगे ना 4 ऑप्शन में, क्योंकि जनरली क्या होता है कि नेगेटिव, जैसे हम ही लोग सवाल बनाते हैं, 100 सवाल थे इस बार CGPSC में, 97 बना के आया था। गलत हुए बहुत सारे, लेकिन जनरली क्या होता है कि 1/4 होता है नेगेटिव, कहीं 1/3 होता है। अब मान लीजिए, मतलब सिद्धांत है, आप बिल्कुल आंख बंद करके मत मानना। आप 10 सवाल बनाए, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 सही होंगे 5 गलत होंगे। अगर 1/3 नेगेटिव है तो 5 सही के मिलेंगे आपको 15 नंबर, और 1/3 नेगेटिव है तो 5 गलत के आपके कटेंगे 5 नंबर, मतलब आप 10 नंबर फ़ायदे में रहोगे। चलो और ख़राब सोचते हैं, आपकी बहुत ख़राब किस्मत है, आपके सवाल 3 सही हुए, ठीक, और 7 गलत हुए, तो 3 3 9 नंबर मिलेंगे, 7 एकम 7, 7 कटेंगे, मतलब +2 आप फिर भी रहोगे। गणित है, लेकिन इतना समझ लो कि 10 सवाल में अगर आप 3 सही करते हो, 10 सवाल तुक्का मारते हो, 3 सही होते हैं 7 गलत होते हैं, तो भी आप 2 नंबर के फ़ायदे में हो। तो भाई जब इतना फ़ायदा है तुक्का मारने में तो मारिए। और तुक्का ऐसे नहीं होता, फिर तो हो सकता है 10 गलत हो जाएं। आपको ना कला आना चाहिए लॉजिकल गेसिंग की। हम लोग भी कोशिश करेंगे, मैं बोला भी था आप लोग को कि क्वेश्चन एक वीडियो में बताया भी हूँ कैसे बनाना है, तो वैसा हम लोग क्वेश्चन ला के कोशिश करेंगे कि आप लोग को बताएं कि कैसे गेस करना है। और आपको सवालों को बिना उत्तर को देख के हल करना है, फिर देखना है कि अच्छा ये उत्तर है। आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आप सही उत्तर बनाएं, खुश नहीं होना है। आपको ये देखना है कि अगर मैं गलत बना रहा हूँ तो कैसे गलत बनाया, किस कारण मेरा सवाल गलत हुआ, क्या मैं गलत सोचा। अगली चीज़ जो है हमारी वो है बुक लिस्ट, मतलब पढ़ना क्या क्या है। देखिए एक वीडियो मैं बनाया था, नीचे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, UGC नेट की बुक लिस्ट। उसमें मैं हर जो 5 हमारे सब्जेक्ट होते हैं, पॉलिटिकल थ्योरी और थॉट
के लिए बुक कौन कौन सी पढ़ना है, कंपैरेटिव के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, पबएड के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, पॉलिटी के लिए कौन सी बुक पढ़ना है और आईआर के लिए कौन सी बुक पढ़ना है, मैं बताया हूँ। कुछ एग्ज़ाम है जैसे सीजीपीएससी, यहाँ लोक प्रशासन नहीं आता तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर भी अगर बेसिक बुक लिस्ट में बताऊँ तो जो नॉर्मल आपको पढ़ना है उसके लिए आपके लिए सबसे अच्छी है राजेश मिश्रा की किताब, जो आपको इसका राजनीति विज्ञान नाम से आती है, नेट के सिलेबस के हिसाब से फैक्चुअल किताब है, लिखी हुई है, फैक्ट सब लिखा है, आप उसको पढ़ लीजिए। अगर आपको अपना थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो अगर आप हिंदी के हैं तो पढ़िए ओपी गाबा, अगर इंग्लिश के हैं तो आप एंड्रू हेवुड को पढ़ सकते हैं। हेवुड की 3 किताबें, एक पॉलिटिक्स करके, एक पॉलिटिकल थ्योरी है, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, तो उसमें ना अच्छे से कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। गाबा की अगर आपको पढ़ना है तो एक किताब है जिसको बोलते हैं राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। राजनीतिक सबसे अच्छी किताब यही है, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। हम लोग जो पढ़ते हैं वो मयूर पब्लिकेशन से निकलती है। तो देखिए थ्योरी आप यहाँ से पढ़ लिए, राजनीतिक सिद्धांत। गाबा की ही थिंकर की भी आती है, वो भी पढ़ सकते हैं आप। इंडियन और वेस्टर्न, इंडियन थिंकर के लिए अगर आपको पढ़ना है तो एक अच्छी किताब इग्नू की भी आती है। इग्नू अगर आप सुने होंगे, अगर आप सर्च भी करेंगे इग्नू करके यूट्यूब में तो इसका मटेरियल मिल जाएगा आपको। सभी के लिए आता है, थिंकर के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। गाबा की आपको तुलनात्मक राजनीति भी मिल जाएगी। गाबा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरल भाषा में लिखी है। बुक तो आपको कई मिल जाएगी, जैसी जौहरी भी अच्छी है, सीबी जैना भी अच्छी है, लेकिन ये अच्छी है। अगर आपको भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत की बुक अच्छी है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत। और जहाँ के सिलेबस में लोक प्रशासन है वहाँ के लिए भी, पबएड के लिए भी लक्ष्मीकांत की किताब शानदार है। इसके अलावा आपका जो नोट्स है या आपको कहीं से नोट्स मिल जाता है ठीक ठाक तो पढ़ सकते हैं। किताब अच्छे से मैं डिटेल पिछले वीडियो में बनाया हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं समय आपका नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपका समय ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं खूब ज़्यादा फोकस किया था। उसके लिए अगर आपको नेट का क्वेश्चन देखना है तो कई किताबें हैं। एक मेरे को जो अच्छी लगती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की आती है, वो उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया रहता है, उसको पढ़ता हूँ। अरिहंत की भी अच्छी किताब है, उपकार की भी अच्छी आती है, आर गुप्ता की अच्छी आती है। कई किताबें जो आप पढ़ सकते हैं। यूपीएससी भी आप सर्च करेंगे अमेज़न फ्लिपकार्ट में मिल जाएगी, अगर आप बोलेंगे तो मैं लिंक भी डाल दूँगा। और जो अदर स्टेट के पीएससी हैं उनकी भी किताब ये यूथ कंपटीशन पब्लिकेशन से निकलती है, सभी सवाल हैं उसमें। आप उनकी वेबसाइट में भी, जैसे एमपीपीएससी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा उनका प्रीवियस ईयर। देख के आपको समझ में आएगा कि सही बात है यार, कॉन्सेप्चुअल नहीं आता, सीधा फैक्ट आता है, तो फैक्ट ही पढ़िए। और आपको अगर ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ चाहिए तो यूजीसी नेट अपनी वेबसाइट में भी डाल के रखा है प्रश्न और उसका मॉडल उत्तर, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ नीचे उत्तर नहीं लिखा है। तो आप पहले प्रश्न सॉल्व करिए, फिर मॉडल उत्तर से मिलाइए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए ये ज़्यादा अच्छा है। अगला सवाल है कि कैसे पढ़ना है। तो पहली चीज़ है एक किताब को आपको कई बार पढ़ना है। वो वाला कोटेशन आप सुने होंगे कि एक किताब को कई बार पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है बजाय कई किताबों को एक एक बार पढ़ना। मेरी भी कमी है, मैं कई किताब पढ़ता हूँ और वो कमी है मेरी, तो वो दूर करना है आपको। आप एक किताब उठाइए, कई बार पढ़िए, याद करिए, क्योंकि स्टेट पीएससी में ना ज्ञानी बहुत हैं और ज्ञानी लोग का नहीं होता। मतलब अगर आपको याद हो रहा है फैक्ट, सीधी सीधी चीज़ है, कोई चीज़ पूछा है कि भाई मैकियावेली ने प्रिंस किस सन में लिखी, किसी ज्ञानी को मैकियावेली पूरी याद होगी लेकिन वो आंसर नहीं बता पाएगा। मतलब मैं खुद से अनुभव किया हूँ, हम लोग पढ़ते थे तो पूरी रिपब्लिक पढ़े, अरस्तु की पूरी पॉलिटिक्स पढ़े, और उससे सवाल ऐसा गंदा गंदा आया ना कि मेरे से नहीं बना। और मेरा एक दोस्त है जो एमएससी वाला है, बस एमए प्राइवेट में किया, वो कोई किताब में पढ़ा था, बस वही 2 लाइन, उससे बन गया। तो ज्ञान ना बहुत नहीं है इसमें स्टेट पीएससी में, आपको फैक्ट पता रहना चाहिए। ज्ञान तो चलिए फ़ायदा करता है, लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो आप फैक्ट के ऊपर ध्यान दीजिए और एक किताब को कई बार पढ़िए, फैक्ट बटोरिए, समेटिए।
दूसरा है कि हाईलाइट कर कर के पढ़िए। हाईलाइट कर कर के पढ़ने का मतलब होता है कि आप जैसे एक बार हम लोग रखे रहते हैं मार्कर, एक बार आप नीले से चलाइए, दोबारा फिर पढ़िए, जो भूल गए उसमें लाल चला दीजिए, तिबारा पढ़िए उसमें, मतलब आपकी किताब ना कोई देखे तो बोले यार लाल पीला करके रखा है, दिखना चाहिए कि यार बिल्कुल किताब की ऐसी तैसी हो गई है। मतलब पन्ना फटा होना चाहिए, पूरा लाल पीली होना चाहिए, कहीं भी कुछ भी गुदाए रहना चाहिए, तब लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, वही ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ है कि आपको नोट्स बनाना है, क्योंकि बार बार आप किताब पढ़ नहीं सकते, तो जो चीज़ आप भूल रहे हैं ना उसका नोट्स बना लीजिए। एक तरीका और है, कई लोग नहीं करते, मतलब मैं करता था। कई लोग बोलते हैं भाई अपनी आवाज़ कौन सुनता है। आप ना जो नोट्स बनाए उसको रिकॉर्ड कर सकते हो मोबाइल में, गाना सुनते हो वो सुन सकते हो। दोस्त लोग मेरे बोलते हैं भाई अपनी आवाज़ तो दिमाग ख़राब हो जाता है सुनने में, लेकिन सुन सकते हैं, अच्छा लगता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और है कि इंटरनेट का यूज़ करना है। मतलब जैसे आपको कोई नया टॉपिक, जैसे मैं आपको बोला कि प्रीवियस ईयर सवाल देखना है, अब प्रीवियस ईयर सवाल में आपको कोई नया टॉपिक मिला तो आप उस टॉपिक को ना अच्छे से सर्च कर लीजिए। आपको उसको सर्च करना है, और सर्च करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लीजिए आपको एम.एन. राय पढ़ना है तो एम.एन. राय लिखिए और स्पेस करके यूपीएससी लिख दीजिए। यूपीएससी में ना सबके बारे में दिया रहता है, छोटी छोटी वेबसाइट है, तो ऐसे करके सर्च कर लीजिए। किसी को भी सर्च करना है आपको, कुछ भी दास कैपिटल लिख के यूपीएससी लिख दीजिए, निकल आता है। तो आप सर्च कर लीजिए, उसके बारे में जान जाइए। दूसरी चीज़ है उसका यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। यूट्यूब वीडियो में बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है, और उस बेस पे आप क्या कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। नोट्स बना लेंगे तो फिर वो आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगा। तो ये तरीका है आपका इंटरनेट यूज़ करने का, मतलब इंटरनेट आपको करना है, अच्छे से यूज़ करना है। यही वीडियो आप इंटरनेट में देख रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है नहीं, इंटरनेट में डालिए, बहुत लोग डाल के रखे हैं उसके ऊपर वीडियो, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। जो हमारा आखिरी भाग है वो है सिलेबस का, कि हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कि जैसे जो CGPSC है, जिसको सिलेबस नहीं सुनना है वो यहाँ से बंद कर सकता है, जिसको सुनना है उसको सुना देता हूँ। CGPSC में क्या होता है, 2 प्रश्न पत्र आते हैं। पहला आता है आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, जो आप देख रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल, जल खनिज संसाधन, उसके बाद छत्तीसगढ़ का साहित्य हो गया, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ हो गई, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था वन कृषि हो गया, छत्तीसगढ़ का ढांचा हो गया, मानव संसाधन मतलब जनगणना, और छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य, समसामयिक घटनाएं। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि छत्तीसगढ़ की तैयारी कैसे करें। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में आपका आता है पहला यूनिट जो है, उसमें है प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार के प्रमुख लक्षण। इसमें चिंतक हैं आपके, मनु हैं, कौटिल्य हैं, उसके बाद प्लेटो हैं, अरस्तु हैं, फिर एक्विनास हैं, मार्सेलियो ऑफ पेडुआ हैं, मैकियावेली, हॉब्सलॉक, रूसो हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, बेंथम हैं, मिल हैं, ग्रीन है, हीगल हैं, मार्क्स हैं, लेनिन है, माओ हैं और लास्की। देखिए एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कोई सवाल आया और पूछा ये किसने कहा है, अगर आपको सिलेबस भी याद है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि जो 4 ऑप्शन रहते हैं ना, सिलेबस का एक ही ऑप्शन रहता है। मान लीजिए सिलेबस का ऑप्शन केवल उसमें मार्सिलियो और पेडुआ है, बाकी अलग अलग ऑप्शन है जिसका आप नाम ही नहीं सुने। तो आपको पता रहना चाहिए कि भाई क्वेश्चन तो सिलेबस से ही पूछेगा, तो आप सीधा सीधा मार्सिलियो और पेडुआ कर दोगे। तो ये दिमाग होता है, मतलब ये कॉमन सेंस होता है कि भाई सवाल तो सिलेबस से ही आएगा। कोई सवाल है उसमें पूछा कि लेनिन बोला कि हेबरमास बोला कि तो आपको पता रहना चाहिए कि हेबरमास तो सिलेबस में नहीं है, हन्ना आरेंट भी सिलेबस में नहीं है, तो लेनिन ही बोला होगा। तो ऐसा सोचना है आपको। दूसरा है राजनीति विज्ञान का स्वरूप और क्षेत्र।
इसमें आपको राजनीति विज्ञान का विकास देखना है, परंपरागत अध्ययन देखना है, व्यवहारवाद देखना है, व्यवस्था सिद्धांत देखना है, उत्तर व्यवहारवाद देखना है और ये मार्क्सवादी उपागम देखना है। मतलब देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है ना, तो आप सिलेबस का जो हर एक बिंदु है उसके नोट्स बना लीजिए। फिर आधुनिक राज्य की उत्पत्ति है, इसमें संप्रभुता देखना, ऑस्टिन का सिद्धांत, अद्वैतवादी सिद्धांत, शक्ति, सत्ता, वैधता, राष्ट्र राज्य प्रणाली। राजनैतिक बाध्यताएं में प्रतिरोध, क्रांति, अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। लोकतंत्र का सिद्धांत फिर आपको देखना है। और देखिए, लोकतंत्र का सिद्धांत अगर अलग से दिया है तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अलग से देखना है आपको। फिर आपको राजनैतिक विचारधाराएं देखना है, आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद, उदारवाद, फासीवाद, मार्क्सवाद। ये विचारधाराएं लिखा है, इसीलिए इससे 2-3 क्वेश्चन आया था। ये फैबियन भी है। तुलनात्मक राजनीति में आपको पारंपरिक और संरचनात्मक अध्ययन देखना है, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संप्रेषण और राजनीतिक विकास। दूसरी चीज़ ये भी है कि देखिए, तुलनात्मक राजनीति का सिलेबस ना बहुत कम है, तो जितना दिया है पहले उतना पढ़िए, उससे ज़्यादा मत जाइए। दल में दल व्यवस्था देखना है, दबाव समूह देखना है, प्रतिनिधित्व, कार्यपालिका, न्यायपालिका और नौकरशाही। भारतीय शासन और राजनीति में आपको भारत में राष्ट्रवाद, देखिए अब ये सब चिंतक हैं, राजा राम मोहन राय, नौरोजी, गोखले, तिलक, अरविंद, भीमराव अंबेडकर, एम.एन. राय, गांधी, नेहरू। गठन में भारतीय संविधान सभा का गठन, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ सरकार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, न्यायालय, न्यायिक सक्रियतावाद, न्यायिक समीक्षा, केंद्र राज्य संबंध, राज्यपाल की भूमिका, पंचायती राज। और कृत्यकारी में लिखा है, भारतीय राजनीति में वर्ग, जाति, क्षेत्रवाद, भाषावाद और संप्रदायवाद की राजनीति, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याएं, राजनीतिक सृष्टिवर्ग, परिवर्तन घटक, राजनीतिक सहभागिता, आयोजना और विकासात्मक प्रशासन। तो आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी जो टॉपिक है ना, जो आपको कहीं नहीं मिलते, देखिए संविधान संशोधन छोटा सा लिखा है लेकिन ये भी पढ़ना है आपको। और भारत की विशेष नीति में देखिए पंचशील अलग से लिखा है, इस पे सवाल आता ही है। ये जो देश लिखे हैं ना, अब आप ज़्यादा मत करिए, आप लिखिए इंडिया पाक रिलेशन यूपीएससी, तो आपको ना पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि भाई इस समय युद्ध हुआ, ये संधि हुई, नेपाल से सगौली की संधि हुई, श्रीलंका से हमारा कच्छातीवी द्वीप है। सवाल ना बेसिक आता है कि कच्छातीवी द्वीप किस किस देश के बीच विवाद चल रहा है, भारत अफ़गानिस्तान के बीच में कौन सी संधि हुई, भारत ने अफ़गानिस्तान में क्या बनवाया, फिर यूएसए, रूस, फिर यूएन, राष्ट्रमंडल, सार्क, एफ्रो एशियाई एकता, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इनका भी आपको पढ़ना है कि ये कब बना, राष्ट्रमंडल कब बना, कौन कौन सदस्य है। फिर अरब इजराइल संघर्ष देखिए अलग से लिखा है, तो इस पे सवाल तो आएगा ना। हम लोग क्या करते हैं, सवाल आते हैं बाहर और बोलते हैं यार ये कहाँ से आ गया, ये तो है ही नहीं सिलेबस में, ये तो है ही नहीं आईआर में। यहाँ लिखा है भैया तो आएगा। कांगो अगर लिखा है तो इसके बारे में आएगा, कोरिया लिखा है तो आएगा, निकारागुआ लिखा है तो आएगा ना। तो ये समझना है आपको। लोग बोलते हैं निकारागुआ पूछ रहा है, पागल हो गए हैं बनाने वाले सवाल। उनके पास 2 चीज़ है बस, पहला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा है सिलेबस। इसके आधार पे वो सिलेबस क्वेश्चन बनाते हैं। नीतियों में निशस्त्रीकरण है, मानव अधिकार है, पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उत्तर दक्षिण संवाद है, दक्षिण दक्षिण संवाद है, परमाणविक नीति है, वैश्वीकरण है। गुट निरपेक्षता देखिए 2 बार लिखा है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो कोई भी चीज़ 2 बार लिखा है तो ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो वो भी आएगा। तो ये आपको समझना है कि कौन सा चीज़ कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है। ये आप नहीं समझेंगे ना तो फिर दिक्कत होगी। तो इसके बाद एमपी का भी सिलेबस है, राजस्थान का भी सिलेबस है, एमपी पीएससी का भी सिलेबस है, राजस्थान पीएससी का भी सिलेबस है। सभी के सिलेबस में ना सब मेन चीज़ तो कॉमन ही है, थ्योरी है, थॉट है, कंपैरेटिव है, आईआर है, संविधान है। कहीं कहीं पबेड है, कहीं कहीं नहीं है। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। अब मैं फिर से वो बताऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा। उसका सिलेबस मैं
अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा। और आपकी जो भी दिक्कत है वो बताइएगा। हम लोग कोशिश करेंगे, एक तो नेट अभी होने वाला है तो उसका जो भी टॉपिक है उसको कवर करने का, और पीएससी के सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं जो नए हैं आपके लिए उसको कवर करने का। और ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बोला है, कोशिश करूँगा कि, क्योंकि पता है कि बोलने के बाद भी हम लोग भी नहीं किए थे अपने टाइम में, तो आप लोग भी शायद ही कर पाओ, तो कोशिश करेंगे कि उसको भी कराने की। इतना लंबा हो ही गया वीडियो, मैं सोचा था छोटा सा बनाऊंगा, फिर भी आप लोग अभी तक देख रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत सारा धन्यवाद। आगे भी हम लोग वीडियो लाते रहेंगे। पुनः धन्यवाद।